इफ़ आप नेवी एमआर एंड एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं एंड इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन में मतलब रुकावट पैदा कर रहे हैं। खुद आप अपने आप को रिक्वायर्ड दे रहे हैं सिलेक्शन तक ले जाने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, सिर्फ एक टेस्ट से नहीं। अभी तक मैंने मेगा टेस्ट में 1 से 20 तक, ये 20वां टेस्ट है। इफ़ आपने नहीं दिया हो इसके पहले के 19 टेस्ट तो दे दीजिएगा। तो देखिए यह जो एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूरे यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैनल से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे एंड सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन यही चैनल आपको करवा रहा है। नेवी एमआर में तो 90% कम से कम जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैनल के वीडियो से ही आएंगे। आप कोई भी यूट्यूब के चैनल दिखा दीजिए जो इतना आपको नेवी एमआर के लिए, स्पेशली नेवी एमआर एंड एसएसआर के लिए जीके कोई करा दिया हो तो मैं भी मान जाऊँगा। कोई भी ऐसा चैनल दिखा दीजिए। अधिकतर चैनल तो रोज़ नए अपडेट्स ही दिखाते हैं कि आज ये अपडेट आया, आज वो साइट चेंज हुआ, आज साइट का लुक चेंज हुआ, तो आज ये नए अपडेट आए हैं, तो ये आए हैं, वो आए हैं। बट पढ़ाई कोई नहीं कराता। आप देख सकते हैं कोई 10-15 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा देता है, बट मैं 10-15 क्वेश्चंस में सीमित नहीं रहता हूँ। संडे सैटरडे आपका मेगा टेस्ट होते रहता है, सुबह शाम आपका हमेशा टेस्ट होता है, क्लासेस आते रहती है। आप यदि एक सीरियस स्टूडेंट है तो इस चैनल के जो बाकी वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ बोलता हूँ हो जाएगा, इफ़ आप अच्छे से थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि साइंस का है। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। और इसके पहले देखिए 51 के पहले भी जो क्वेश्चंस है उसके पीछे वाले पार्ट्स में हुए, यह मेगा टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस को कराया जाएगा। और जो यह स्पेशली बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी आपके नेवी एमआर में भी आता है, एसएसआर में भी आता है, ग्रुप वाई में भी आता है। तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, टाइम स्पीड मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज कीजिएगा तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। एंड टेलीग्राम में भी ग्रुप है जीके करंट अफेयर्स पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 58 बार, 67 बार, 72 बार, 90 बार। तो देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कभी कल पूछा ही जाता है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। तो देखिए इसका एकदम सही जवाब आपको पता होगा, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलिए पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो देखिए मानव हृदय में टोटल कितने 4 कोष्ठक होते हैं। कितने 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव के हृदय में? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जो एक दूसरे से पट्टों द्वारा विभाजित होते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठ छोटे एवं पतले होते हैं जिसे आलिंद कहते हैं। आलिंद मतलब ऑरिकल, और ऑरिकल भी क्या होता है, दाया ऑरिकल, बाया ऑरिकल। और आलिंद के नीचे निलय होते हैं, दाया निलय और बाया निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका दर से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो जो नाड़ी दर है ना वो कहाँ से मापा जाता है? पल्स से। पल्स नब्ज से मापा जाता है। नब्ज यानी क्या? धमनी से मापा जाता है, पल्स से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो दर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। इसके आंसर आई होप आप लोगों को बहुत आसानी तरीके याद होगा। तो याद रखिए स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। रक्तचाप में अधिक अंतर आता तो व्यक्ति को उस उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हो जाने पर हृदय घात का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, पर नीचे होते रहता है, एक समान रहता है? तो बढ़ जाता है मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो दिल है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितना? 2 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर में ऊर्जा को देना या तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है हृदय का। क्या? हृदय का मुख्य कार्य शरीर में रुधिर का सुचारू रूप से परिसंचरण करना है। हृदय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर ग्रहण करके उसे पूरे शरीर में भेजता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके पुण्य शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में भेजता है और यह पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर का विशालतम धमनी है। पहला ऑप्शन है वेना केवा, दूसरा ऑप्शन है एरोटा कोशिका या नीलय। तो शरीर का विशालतम जो क्या है धमनी, उसका नाम है एरोटा। क्या? एरोटा, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, 25%, 7% या 5%? तो इसका सही जवाब होगा शरीर के वजन का लगभग कितना 7% होती है। कितना? 7%। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। एक वयस्क में रक्त का औसतन आय होता है। पहला ऑप्शन देखिए 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो इसका सही जवाब होगा एक वयस्क में रक्त का औसतन जो आयतन होता है वह कितना 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। मानव रुधिर का पीएच होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 7.6 या 7.4? तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यह टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, जो कि एक आपको प्रैक्टिस हो जाता है और जो क्वेश्चंस नहीं पता उसका आंसर भी आपको पता चल जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय, यकृत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो याद रखिए तिल्ली करता है। तिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लीहा सभी हृदयधारी प्राणियों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर के पेट में स्थित रहता है। प्लीहा जो होता है WBC का उत्पादन तथा RBC का विनाश करता है। इसलिए प्लीहा को जो है तिल्ली को या प्लीहा को RBC का कब्रग्राह या कब्रग्राह कहते हैं। प्लीहा रक्त का संचित भंडार है। क्या है? रक्त का संचित भंडार है। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गया। जैसे प्लीहा को RBC का कब्रग्राह कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और प्लीहा में WBC का उत्पादन होता है और प्लीहा का कार्य क्या है? रक्त संचित भंडारण करता है। तो देखिए कितने सारे नॉलेज आपको मिल रहे हैं इस टेस्ट से, यही फ़ायदा है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्लाज्मा रक्त का जो होता है हल्के रंग का, कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत मैट्रिक्स तरल होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 का जो इलाज है वो प्लाज्मा थ्योरी से हो रहा है, थेरेपी से। तो यह क्या है? यह रक्त का प्लाज्मा है। क्या? यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% क्या रहता है? 90 से 92% जल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 90 से 92, यानी ऑप्शन डी 90 से 92% भाग जल तथा शेष भाग क्या बनाता है? शेष भाग 8 से 10% भाग कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो भिन्नता कितनी होती है? 91 से 92% की होती है। तो देखिए आपको जो नॉलेज मिल रहा है काफ़ी हद तक आपके एग्जाम्स में ही काम आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लोहा है। तो इसका आपको पता होगा, तो चलिए कुछ बताते हैं। रक्त है क्या? रक्त एक शारीरिक तरल द्रव है। क्या है? शारीरिक तरल द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव यह जीवित उत्तक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या यह सभी? तो आप लोग यदि मुझे अच्छा से सुने भी होंगे तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसका जवाब रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में नहीं होता है, यकृत में भी नहीं होता है, किडनी में भी नहीं होता है, ये सभी में होता है, तीनों में होता है। ओनली फेफड़ा, ओनली यकृत या ओनली किडनी नहीं, ये तीनों में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक 15 क्वेश्चन कराया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कथन जो है गलत है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है? बाकी 4 कथन सही है लेकिन एक कथन गलत है। तो देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, राइट है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, एकदम सही जवाब है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये गलत है। मैंने आपको बताया शरीर में 3 चीज़ों से शुद्ध होता है। इसके पहले ही क्वेश्चन में आपने देखा। तो इसका गलत मतलब कथन कौन सा गलत हो जाएगा? कथन सी गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों सेंटेंस दिया है एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में पोषक तत्व अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। इन्हीं विशेष विधि से छानकर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य है, जो उपयोगी पदार्थों को शरीर में रोककर अपशिष्ट जो मतलब उपयोग में नहीं है उन पदार्थों को उत्सर्जित करता है। महाधमनी की शाखाओं से रक्त जो है वृक्कों में पहुंचता है और कोशिका की भित्ति रक्त छानता है। अभिवाही धमनी रक्त में विषैली उत्सर्जित पदार्थ। तो उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होती है जान लीजिए। यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होती है, आदि भी बहुत सारी होती है। छने हुए रक्त में ग्लूकोज लवण तथा नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं। इस क्रिया को अपोहन या अथवा डायलिसिस कहते हैं। तो मैंने आपको डायलिसिस के बारे में पूरा अच्छा से ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो याद रखिए, लाल रक्त के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा रहता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण जो होता है रक्त का लाल रंग का होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त संचालन क्रिया के द्वारा यह फुसफुस से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है एवं ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हीमोग्लोबिन में होता है तो तांबा होता है, लोहा होता है, मैंगनीज होता है या जस्ता होता है? तो आपको जैसे मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में बताया कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त लापता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीवद्रव। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं समझाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु, श्वेताणु। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है किसकी? लोहित कोशिकाओं के सहायता से, कोशिकाएं के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आपको पता है? नहीं पता तो जान जाइए। शरीर में जो रक्त नहीं जमता है किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो देखिए प्लीहा को सभी प्लीहा जो होता है सभी कैसिकीय प्राणियों में पाई जाती है। यह लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, मैंने पहले भी बताया था, जिसके कारण इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी रक्त बैंक कहा जाता है। यह मानव शरीर के अमाशय में स्थित होती है। तो याद रखिए मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है कौन? प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। लिख के रख लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। तो इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इओसिनोफिल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही एकदम सटीक जवाब होगा इरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है। किसके कारण से? किसके नाम से? तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में कहाँ पर इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है?
इफ़ आपने यह जवाब नहीं दिया मतलब आप यह वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं। इफ़ आप लापरवाही करेंगे तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आपको लापरवाही का फल आपके एग्जाम्स में मिलने वाला है, यहाँ नहीं मिलेगा। जिसको जो मतलब मुझसे झूठ बोल रहा है कि सर टेस्ट दे रहा हूँ मतलब दीजिए या ना दीजिए, मुझसे उसको कुछ फ़र्क नहीं है। बस मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, अपने ग्रुप में बता देता हूँ टेस्ट आ गया है, उसके बाद आपका है मन दीजिए ना दीजिए, उसका फल आपको एग्जाम्स में मिलेगा, ठीक है ना। मुझको कोई झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, आप दीजिए या ना दीजिए। मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स का काम है वो कर रहे हैं, वो ठीक अपने डेली क्लासेस देखते हैं, जो मिस होता है वो भी देखते हैं। बट यदि आप नहीं देख रहे, 2-4 क्लासेस देख के कुछ नहीं होगा। कम से कम यदि जो क्लासेस सीक्वेंस वाइज मैंने करवाया है वैसे देखिए तो कुछ काम भी होगा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो आपका तैयारी हो रहा है ना, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे तैयारी हो रही है। ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि कभी भी बीच में से कुछ भी मैं आपको करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ बाकी चैनल्सों की तरह। बाकी चैनल्स में दिन में 3 बार तो यही दिया जाता है कि यह अपडेट आया, यह साइट में नया चेंजेस आया है। तो इसके ऊपर एक भी वीडियो मैं आपको कभी नहीं बनाता हूँ, ये सब जो अल्टरनेट कोई भी बेकार वीडियो कभी नहीं डाला है। तो देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120, 150, 180 या 190 दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आपको जवाब पता होगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन की होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। कितना पॉइंट मैंने आरबीसी का बता दिया। यह सब पॉइंट्स अच्छे से नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। मैं बताता किस लिए हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना समय आपको दूँ। बट आपको एग्जाम्स क्वालिफाई कराना है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें करवाता हूँ एज ए सीक्वेंस वाइज। बाद में कोई नहीं बोल पाएगा कि सर करवाया नहीं था। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए यह फिर एक बार क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी कुछ बंदे इसके आंसर गलत देने वाले हैं, मुझे पता है। देखिए ना, हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया कहाँ निर्माण होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। मनुष्य में लाल रक्त रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर बीच में दबी हुई उभयतल होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग, संख्या भी जान लीजिए, 45 से 50 लाख होती है प्रति मिलीमीटर तक होती है। इसकी जीवन अवधि 100 से 120 दिन होती है। और इसका जो निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी निर्माण बोन मैरो में होती है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैंने ऊपर बताया था, इरियोथियोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जा रहा है। आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आरबीसी का उत्पादन देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर कराया है मैंने। यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय, सेम है यदि आप कर ले तो देखिए आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। तो देखिए अब आरबीसी का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई पूछे आपसे तो आपका गलत होने वाला नहीं है, जितना मैंने करवा दिया आपको। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, घटेगा, की संख्या बढ़ेगी या फिर जैसे कि वैसे रहेगी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की आकार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर संख्या बढ़ेगी। आरबीसी क्या होगा, तो इसकी संख्या बढ़ेगी। क्या होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। CO2 ले जाना, O2 ले जाना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कण जिसको ल्यूकोसाइट्स शरीर के संक्रामक रोगों और बारह पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रणाली की कोशिकाएं हैं। किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना,
किसका कार्य है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिकाओं में कौन सी किस्में अधिक होती है? तो यह न्यूट्रोफिल्स होती है। क्या? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कौन सा प्रारंभ होता है? तो डब्ल्यूबीसी प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्नेह, डिवाइनर, वियनर या ल्यूवेनहोक? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RH फैक्टर का पता लगाया लियोनहोक, वियनर, लैंडस्टीनर और वियनर ने। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लैंडस्टीनर और वियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। कब? 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? मतलब किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए, बी, AB, O। तो किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो देखिए, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी यानी AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, AB, O। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, लास्ट 10 क्वेश्चन। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है A, B, AB या चौथा ऑप्शन O। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर O। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो याद रखिए, O में एंटीजन नहीं पाई जाती है। रक्त में एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह 3 प्रकार की है। A, B और AB की होती है। रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। आप लोगों को पता है O जो होता है सभी को रक्त दे सकता है, पर क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एकदम अच्छे से पढ़ के रखिए कि O जो रक्त दे सकता है सबको, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन क्या है? एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? रक्त में पाई जाती है, जो कि O के पास नहीं है। इसलिए O जो है सभी को रक्त दे सकता है, अतः इसे सर्वदाता कहते हैं। तो O को ही सर्वदाता कहते हैं। आपको पता रहना चाहिए किसको? O को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग करता है। तो देखिए, एंटीजन का कार्य क्या है आपको बता देता हूँ। कैसा पदार्थ है एंटीजन? किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को
प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायक होता है, इसको प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही यानी जो मेन कार्य क्या है एंटीजन का, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन? एंटीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे अच्छे से मैंने आपको बता दिया। एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? अब देखिए एंटीबॉडी का कार्य क्या है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी, विपत्ति के, संक्रमण के। तो इसका जो प्रमुख कारण है एंटीबॉडी का वो क्या है? संक्रमण के विरुद्ध होता है इसका कार्य। किसका? संक्रमण के विरुद्ध यह कार्य करता है। कौन? एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से? तो RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। किससे? RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष, RH माइनस महिला। देखिए आप इस ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस माइनस महिला जो है यह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लगभग टेस्ट खत्म ही होने वाला है। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पिता का RH तथा माता का RH होना। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसका इसके ऑप्शंस को पढ़िए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो देखिए संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का धक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। रोग भी याद रखिए। इसका कारण है कि पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। क्या है? RH प्लस पिता का तथा माता का RH माइनस होना इसका मेन कारण है। किसका? इरिथ्रोब्लास्टोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है? AB, ABO। तो इसका जवाब आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है। तो देखिए अच्छे से सुनिए। AB वर्ग में व्यक्तियों के रुधिर में एंटीजनों की उपस्थिति के कारण यह सभी वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता था, सर्वग्राही है। जबकि दोनों एंटीजनों की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक है। तो देखिए AB जो है सभी को रक्त दे सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन उपस्थित है, इसलिए यह सभी को रक्त दे सकता है जिसके पास एक एंटीजन है, जिसके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्ताधन के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? B+O, AB या AB, A+। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? O समूह, O ग्रुप जो होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसी के कारण यह सर्वदाता होता है। O जो होता है सर्वदाता होता है, A क्या होता है? सर्वग्राही होता है। याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। O क्या होता है फिर बता देता हूँ, सर्वदाता O, और AB सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फिलहाल आज का ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का टेस्ट कैसा लगा? मैंने एकदम अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए थे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछने की अति संभावना है। एंड इस वीडियो से आई होप मैं
सोचता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे नॉलेज को गेन किया होगा, जो कि आपके लिए भी अच्छा है, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे हैं इतने नॉलेज। देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए आईएएस का क्वेश्चन है ये। ए बी ओ ए ओ और ए बी और केवल ओ। तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? क्या आपको यह होमवर्क दे दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 100वां क्वेश्चन होमवर्क है, तब मुझे पता चलेगा क्या आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं। 100 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन आप बता दीजिएगा ABCD। मैं सबको इस क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। ये मुझसे उम्मीद रखिए कि मैं इसका सही जवाब आपको, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ABCD ही कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप लोग देखिए यहाँ वहाँ का वीडियो शेयर करते हैं पर कोई चैनल का वीडियो मेरा नहीं शेयर करते। कम से कम वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा इफ़ आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे। इतना आप लोग कर ही सकते हैं। जय हिंद।